हाय गाइज, मैं हूं विनय सर। आप देख रहे हैं ईवान एग्जाम स्टडी पॉइंट। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुंचे। आज मैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जिसे अंग्रेजी भाषा में फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग कहते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है शारीरिक कारक, जिसे फिजिकल फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक कारक का अध्ययन करेंगे, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कहते हैं। आपका तीसरा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पर्यावरणीय कारक, जिसे इन्वायरमेंट फैक्टर्स कहते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में शारीरिक कारक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, इसके बाद मनोवैज्ञानिक कारक का अध्ययन करेंगे और इसके बाद पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन विस्तार पूर्वक से करेंगे। पहला है शारीरिक कारक में ज्ञानेंद्रियां। इसके अंतर्गत अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने में ज्ञानेंद्रियों का महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञानेंद्रियों का महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे आँख, जिससे दृष्टि संबंधी अधिगम का ज्ञान होता है। दूसरा है कान, जिससे हम श्रवण संबंधी अधिगम का ज्ञान होता है। तीसरा है नाक, जिसे सूंघने से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। चौथा है जिह्वा, जिह्वा के माध्यम से स्वाद संबंधी ज्ञान के बारे में अधिगम प्राप्त करते हैं। पांचवा है त्वचा, जिससे है स्पर्श संबंधी, स्पर्श के माध्यम से संवेदनाओं का ज्ञान होता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। व्यक्ति के संपूर्ण ज्ञान का आधार प्रत्यक्षीकरण है। कह रहे हैं कि व्यक्ति के संपूर्ण ज्ञान का आधार क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो हमें प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम संवेदना कहते हैं, और संवेदनाओं को अर्थ प्रदान करना ही क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन संवेदन अंगों में यदि दोष आ जाने पर हमारा अधिगम संभव नहीं है। इसलिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में ज्ञानेंद्रियां महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती हैं। दूसरा है आयु, आयु एवं परिपक्वता। इसके अंतर्गत बालक की आयु में जैसे जैसे वृद्धि होती है, कह रहे हैं कि बालक के आयु में जैसे जैसे वृद्धि होती है, उसके शारीरिक विकास के साथ मानसिक योग्यता का भी विकास होता रहता है। इस प्रकार अधिगम की क्रिया पर शारीरिक और मानसिक परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कक्षा 6 के छात्र को कक्षा 8 के विषय वस्तु का गृहकार्य देना, अर्थात कक्षा 6 के छात्र को यदि 8 के छात्र के विषय वस्तु का गृहकार्य दे दिया जाएगा तो उसका अधिगम प्रभावित होगा, क्योंकि उसके शारीरिक और मानसिक परिपक्वता का प्रभाव उस पर पड़ता है। शिक्षक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार की मानसिक एवं शारीरिक आयु का बालक है, उसी प्रकार के विषय वस्तु का गृह कार्य देना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि आयु एवं परिपक्वता भी अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक माना जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है लिंग भेद। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि लिंग का भी प्रभाव हमारे अधिगम पर पड़ता है, क्योंकि बालक की अपेक्षा बालिकाओं की शारीरिक एवं मानसिक विकास का 1 या 2 वर्ष पहले हो जाता है। कह रहे हैं कि क्योंकि बालक की अपेक्षा बालिकाओं की शारीरिक एवं मानसिक विकास 1 या 2 वर्ष पहले हो जाती है, जिससे इसका प्रभाव अधिगम पर पड़ता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि अधिगम को सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक लिंग भेद है।
शारीरिक कारक के अंतर्गत चौथा कारक सीखने का समय व थकान। सीखने का समय व थकान सीखने की क्रिया को प्रभावित करता है। जैसे जब छात्र विद्यालय आते हैं, अर्थात मॉर्निंग टाइम में जब छात्र विद्यालय आते हैं तो उनकी सीखने की क्रिया बहुत तीव्र होती है, तथा जैसे जैसे समय बीतता जाता है थकान का अनुभव के कारण उनके सीखने की क्रिया शिथिल पड़ जाती है, जिससे सीखने की क्रिया प्रभावित होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बालक जब विद्यालय आता है तो एक नई स्फूर्ति के साथ आता है, तो उस समय बालक की सीखने की गति बहुत तीव्र गति होती है, जिससे बालक किसी भी विषय वस्तु को बड़ी आसानी से सीख जाता है, तथा जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसके अंदर थकान आने के कारण उसके सीखने की क्रिया भी शिथिल पड़ जाती है, जिससे उसका सीखने का अधिगम प्रभावित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सीखने का समय व थकान अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम को प्रभावित करने वाला पांचवा कारक शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत जो बालक या छात्र शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, वे किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए रुचि लेते हैं और वे शीघ्र सीख लेते हैं, और वह उस विषय सामग्री को, वह विषय वस्तु को शीघ्र ही सीख लेता है। इसके विपरीत शारीरिक या मानसिक रोगों से पीड़ित छात्र सीखने में किसी प्रकार की रुचि नहीं लेते हैं और वह बहुत देर में बहुत कम सीख पाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यदि बालक का शारीरिक या मानसिक स्थिति में कोई विकार है तो बालक सीखने में अक्षम होगा, जिससे उसका अधिगम प्रभावित होगा। अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक, जिसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कहते हैं। मनोवैज्ञानिक कारकों में पहला कारक है अभिप्रेरणा, जिसे अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया में सीखने की प्रक्रिया में प्रेरकों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेरक बालकों को नई बातों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ये प्रेरक ही हैं जो व्यक्ति को किसी विषय वस्तु को या नई बातों को सीखने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। जैसे किसी भी बालक या छात्र को प्रेरित करने के लिए प्रशंसा कीजिए, उसकी प्रोत्साहन, पुनर्बलन दीजिए, प्रतिद्वंदिता कराइए आदि विधियों का प्रयोग करके, कह रहे हैं प्रशंसा विधि और प्रोत्साहन विधि और प्रतिद्वंदिता विधि आदि विधियों का प्रयोग करके उनको प्रेरित करें। अतः अभिप्रेरणा बालक या छात्र के अधिगम को प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बालक के अंदर यदि अभिप्रेरणा नहीं है या रुचि या जिज्ञासा नहीं है किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए, तो उस विषय वस्तु को वह जल्दी नहीं सीख पाएगा। यदि उसके अंदर किसी विषय वस्तु को जानने की इच्छा या जिज्ञासा है तो बालक उस विषय वस्तु को जल्दी सीख लेता है। अतः हम कह सकते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक अभिप्रेरणा भी प्रभावित करता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारक रुचि और सीखने की इच्छा। इसके अंतर्गत जब किसी बालक या छात्र को किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए रुचि, जिज्ञासा एवं इच्छा होती है, जब किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए
रुचि, जिज्ञासा एवं इच्छा होती है तो उस विषय वस्तु को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्या करता है, वह सीख लेता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति संगीत में रुचि रखता है, तो उसे किसी वाद्य यंत्र को बजाने की जिज्ञासा एवं इच्छा को उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रुचि और सीखने की इच्छा भी अधिगम को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। तीसरा है अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक ध्यान और अभ्यास। के अंतर्गत ध्यान और अभ्यास भी अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। बालक जिन कार्यों या क्रियाओं पर अधिक ध्यान देता है या अभ्यास करता है, उसे जल्दी सीख लेता है। अतः हम कह सकते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण ध्यान और अभ्यास भी प्रमुख कारक माना जाता है। अधिगम को प्रभावित करने वाला चौथा मनोवैज्ञानिक कारक बुद्धि है, जिसे इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत बालक में बुद्धि का वितरण एक समान नहीं होता है। इनमें अधिगम की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। अधिगम विशेष रूप से अधिगम करने वाले की बौद्धिक क्षमता पर निर्भर होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बालक की बुद्धि भिन्न भिन्न होती है और उसकी सीखने की गति भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे तीव्र बुद्धि वाला बालक किसी विषय वस्तु को शीघ्र सीख लेता है। कह रहे हैं कि यदि कोई तीव्र बुद्धि वाला बालक है तो किसी भी विषय सामग्री को वह तीव्र गति से सीख लेता है। वहीं पर निम्न बुद्धि वाला बालक समझने और अधिगम करने में अधिक समय लेता है। अतः हम कह सकते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारक बुद्धि भी अधिगम को प्रभावित करता है। अगला है पांचवा मनोवैज्ञानिक कारक पुरस्कार एवं दंड है। इसके अंतर्गत यदि छात्र को किसी विषय सामग्री को सीखने के लिए पुनर्बलन मिलता है, यदि किसी बालक को किसी विषय सामग्री को सीखने के लिए उसे पुनर्बलन मिलता है तो वह उस विषय वस्तु को जल्दी सीख लेता है। यदि उसी विषय वस्तु को सीखने के लिए उसे दंड मिलता है तो वह उसे जल्दी सीख नहीं पाता है। अतः पुरस्कार एवं दंड अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। छठवां मनोवैज्ञानिक कारक सीखने वाले की अभिवृत्ति। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति या छात्र के अंदर सीखने के लिए सकारात्मक अभिवृत्ति होती है तो वह किसी विषय वस्तु को जल्दी सीख जाता है। यदि उसके अंदर नकारात्मक अभिवृत्ति विकसित होता है तो वह बालक के सीखने की क्रिया प्रभावित होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीखने वाले की अभिवृत्ति भी अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। सातवां प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारण है अनुकरण। इसके अंतर्गत दूसरों की क्रियाओं को देखकर स्वयं भी ऐसी क्रियाएं करना ही क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है। जैसे नृत्य करना, किसी व्यक्ति को देख करके नृत्य करना, संगीत या गीत गाना, खेल खेलना, आदत का निर्माण करना, चित्र बनाना। अनुकरण का सबसे प्रमुख उपयोग चित्र बनाने में किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अनुकरण भी अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। आठवां प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारक प्रशंसा एवं निंदा है। जैसे एक शिक्षक कक्षा में एक छात्र की बहुत प्रशंसा करता है। जैसे
एक शिक्षक एक छात्र की कक्षा में बहुत प्रशंसा करता है तथा दूसरे छात्र की निंदा करता है तो भी इससे हमारा अधिगम प्रभावित होता है। अतः शिक्षक को सभी छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि प्रशंसा एवं निंदा भी बालक के अधिगम को प्रभावित करता है। 9वां अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारक सुझाव है। इसके अंतर्गत शिक्षक अपने छात्रों को जिस प्रकार का सुझाव देता है, छात्र उसी के अनुरूप कार्य करता है। अतः सुझाव भी छात्र के अधिगम को प्रभावित करता है। अगला अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक पर्यावरणीय कारक या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं। इसके अंतर्गत अधिगम की प्रक्रिया वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। कह रहे हैं अधिगम की प्रक्रिया पर वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिगम का कार्य सरलता पूर्वक संपन्न नहीं हो पाता। वहीं जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो बालक किसी विषय वस्तु को शीघ्र सीख लेता है। पहला कारक कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। इसके अंतर्गत यदि कक्षा का वातावरण शांत हो, यदि कक्षा का वातावरण शांत हो, सुविधाजनक हो, नेत्र प्रिय हो, उचित प्रकाश की व्यवस्था हो तथा हवा वाले वातावरण में बालक प्रसन्नता से एकाग्रचित होकर के सीखता है। वहीं शोरगुल वाले अनाकर्षण और असुविधाजनक वातावरण में बालक के सीखने की क्रिया मंद पड़ जाती है। सुविधाओं के अभाव में बालक के सीखने की गति पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख कारक माना जाता है। दूसरा कारक है पाठ्यक्रम संबंधी कारक। इसके अंतर्गत पहला कारक है विषय वस्तु की प्रकृति या स्वरूप। इसके अंतर्गत किसी विषय का अधिगम विषय सामग्री के स्वरूप पर निर्भर करता है। यदि सीखने वाली विषय सामग्री बालक के व्यक्तिगत उपयोग तथा महत्व की होती है तो बालक उसे सरलता से सीख लेता है। अतः पाठ्यक्रम में बालक के जीवन से संबंधित कह रहे हैं कि अतः पाठ्यक्रम में उसके जीवन से संबंधित तथा महत्वपूर्ण विषय सामग्री को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विषय वस्तु की प्रकृति या स्वरूप भी बालक के अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा कारक अधिगम की विधियां हैं। अधिगम की विधियां हैं। अधिगम की विधियां भी हमारे अधिगम को प्रभावित करती हैं। इसके अंतर्गत जैसे कुछ विधियों से सीखा गया ज्ञान अस्थायी होता है। कह रहे हैं कि कुछ विधियों द्वारा सीखा गया ज्ञान अस्थायी होता है। अधिगम की विधि बालक की अवस्था के अनुकूल होनी चाहिए, जितनी रुचिकर हो और कैसी होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए और उपयोगी होगी। अधिगम उतना ही सहज होगा। इस दृष्टि से ही प्रारंभिक कक्षाओं में कह रहे हैं इस दृष्टि से ही प्रारंभिक कक्षाओं में खेल विधि, करके सीखने की विधि या क्रिया विधि का प्रयोग किया जाता है। कह रहे हैं प्राथमिक या प्रारंभिक कक्षाओं के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो खेल विधि का प्रयोग किया जाता है, करके सीखने की विधि का प्रयोग किया जाता है या क्रिया विधि का प्रयोग किया जाता है। जबकि उच्च कक्षाओं में सामूहिक सहसंबंध विधि कह रहे हैं जबकि उच्च कक्षाओं में सामूहिक सहसंबंध विधि, व्याख्यान विधि तथा अन्य विधियों का प्रयुक्त की जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बालक के अधिगम की विधियां भी प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख कारक है।
तीसरा कारक है रुचिकर विषय वस्तु। रुचिकर विषय वस्तु, इसके अंतर्गत शिक्षण कार्य के लिए बालक के रुचियों के अनुरूप विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। इससे बालक में उन विषयों के प्रति रुचि का अभाव पाया जाएगा, जिससे अधिगम प्रभावित होगा। चौथा कारक है विषय वस्तु का आकार। विषय वस्तु का आकार किस प्रकार का होना चाहिए? बालक या छात्र की शारीरिक और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को शामिल किया जाना चाहिए। जैसे कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बालकों के लिए उनके मानसिक और शारीरिक योग्यता के आधार पर उनके विषय वस्तु का चयन किया जाना चाहिए, उनके पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। उच्च कक्षाओं के लिए उनकी मानसिक योग्यता के आधार पर उनका विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि विषय वस्तु का आकार भी हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य कर दें। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में शिक्षक से संबंधित कारक कौन कौन से हैं जो बालक के अधिगम को प्रभावित करता है? पहला कारक है शिक्षक का व्यवहार। इसके अंतर्गत शिक्षक का व्यवहार सभी छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण तथा समान दृष्टिकोण होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है शिक्षक का ज्ञान। शिक्षक का ज्ञान भी अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। इसके अंतर्गत शिक्षक को अपनी विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को अपने विषय वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अभाव में भी अधिगम प्रभावित होता है। यदि शिक्षक को अपने विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तो भी बालक को सीखने में की प्रक्रिया बाधित होगी। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान। इसके अंतर्गत एक शिक्षक को व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे शिक्षण कार्य में मदद मिलती है। जैसे कोई बालक कक्षा में प्रखर बुद्धि का होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षण कार्य करते समय उन बालकों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मंद गति से सीखते हैं। चौथा पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षक का आधार बाल केंद्रित होना चाहिए। कह रहे हैं इसके अंतर्गत कह रहे हैं कि शिक्षक का आधार क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि एनसीएफ भी मानता है कि शिक्षा का आधार बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित होने पर भी बालक का अधिगम प्रभावित होता है। पांचवा पॉइंट है पाठ सहगामी क्रियाएं। पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम के साथ साथ उन क्रियाओं को भी करवाना जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। जैसे प्रजातंत्र तथा नागरिकता की शिक्षा देना। बालक को प्रजातंत्र और नागरिकता की शिक्षा देना, स्वशासन की शिक्षा देना, सहयोग, प्रेम, सद्भावना आदि गुणों का भी प्रशिक्षण प्राप्त कर। अगला पॉइंट है शिक्षण विधियों का ज्ञान। एक शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षक इसका प्रयोग करके विषय वस्तु को रोचक बना सकता है। यदि अगर शिक्षक को अपने शिक्षण विधियों का ज्ञान उसे बखूबी है तो वह विषय वस्तु को एक रोचक ढंग से प्रस्तुत कर सकता है और बालकों में उसको सीखने की जिज्ञासा को उत्पन्न कर सकता है। इसके अभाव में अधिगम प्रभावित होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।